हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेसिकली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको समझना ये है कि इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना होता है, यानी कि इस चैप्टर का जो ये टाइप होता है इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो आज इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और इस 10 क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको मतलब आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक आप बने रहिएगा और हर टाइप को अच्छे तरीके से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो हम उसका मान लेते हैं कि इनकम जो रहा होगा वो 100% है। ठीक है, तो खर्च कितना कर रहा है? खर्च 75% करता है। तो भाई बचत कितना रहा होगा? बचत आप कहेंगे 25%। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, जब उसका नया आय क्या होता है 20% की वृद्धि यानी 120% हो जाता है, तब कह रहा है कि उसने खर्च में वृद्धि 10% की है। तो खर्च जो पहले 75 हुआ करता था लेकिन अब उसमें 10% की वृद्धि कर दिया है। तो यहाँ पे समझेंगे 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये 2 हो गया और ये आपका 55 हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा ये भी देख लीजिए। चलो इसको मैं 5 से गुना कर देता हूँ ताकि ये दोनों तरफ नीचे आपका 0 हो जाए। तो ऊपर में 15 गुने 55 और नीचे में आपका हो जाएगा 10। पॉइंट बैठाने में आसानी होगा। 15 पचे 75 हो गया, आपके पास बचेगा 7। 15 पचे 75 और 7 82, यानी कि 82.5। कहने का मतलब पहले खर्च 75% था, अब खर्च कितना हो गया? 82.5। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब आय इसका 120 है और खर्च इतना है तो बचत कितना होगा। तो बचत हम निकाल लेंगे 120 में से 82.5। तो आप यहाँ पे कहेंगे कितना कितना हो जाएगा? 37.5। ठीक है, 37.5। पहले का बचत था 25%, अब बचत हो रहा है 37.5। क्वेश्चंस में यही पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसकी बचत में वृद्धि कितना हुआ। तो बचत में वृद्धि हम यहाँ से देख लेते हैं, कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है। तो आप कहेंगे 12.5% की वृद्धि हो रहा है। टोटल कितना पे रखेंगे? 25 पे, क्योंकि जो इनिशियल रहता है वही नीचे जाता है। 25 चौका 100 और 125 गुने 4 यानी कि 500 होगा। एक पॉइंट है तो यहाँ पे 50%। ठीक है, 50% बिल्कुल सही आंसर हो जाता है और उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में भी आया होगा कैसे यहाँ पे किया गया। सबसे पहले पहला जो हम मान लेते हैं कि 100% था, खर्च 75, 25% की बचत, आय में 20% की वृद्धि 120 हो गया और खर्च में 10% की वृद्धि, यानी खर्च पहले 75 था तो 10% की वृद्धि करेंगे तो ये आपका टोटल 82.5%। तो अब बचत कितना हो रहा है, यानी 120 रुपये जब आय है और खर्च इतना है तो बचत डेफिनेटली आप कहेंगे कि 37.5। तो पहले की तुलना में वृद्धि कितना हुआ? पहले 25% की खर्च था, अब 37.5 की वृद्धि हो गई है, यानी कि 37.5 हो गई है। तो अब देखें कितना वृद्धि हुआ, तो 12.5% की वृद्धि हुआ। तो अगर हम देखें प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ तो पहले वाला नीचे रखिए, गुना 100 निकाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 8, 10, 12, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए कि अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले 8, 10, 12, 18 और 36 का एलसीएम लिखेंगे। ठीक है, 36 का एलसीएम देखेंगे। एक और है ना, इसमें 24 भी है, सॉरी 36 नहीं है 24 है, ये 24 है। तो इनका एलसीएम देखेंगे। इनका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 360 हो जाएगा। 360 एलसीएम हो जाएगा, आप इसको कर सकते हो, निकाल के देख लीजिएगा 360। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बात ये आती है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो भाई 360 तो 3 अंकों की है। अगर मैं इसमें 1 में गुना करूँगा तो 360 आएगा। अगर मैं इसमें 2 से गुना करूँगा तो 720 आएगा। अगर मैं इसमें 3 से गुना करूँगा तो 36 या 108। अब न जाकर के ये 3 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी। यही तो प्रश्न में कहा रहा था, यही तो प्रश्न में कह रहा है ना कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 8, 10, 12, 18, 24 से डिविजिबल हो, यानी 360 एलसीएम हुआ तो 1 से गुना करेंगे 360, 3 अंकों की संख्या बन रहा है। 2 से गुना करते तो 720, अभी भी 3 अंकों का ही है। 3 से गुना करता हूं तब जाकर के सबसे छोटी संख्या जो बनता है 1080, वो आपका
8, 10, 12, 18, 24 से डिविजिबल है। अब यही प्रश्न में कह रहा था कि बताइए कि 1 + 0 + 8 + 0 इनका अंकों का योग कितना होगा। 8 और 1 9, यानी सही आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन हम सी पे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एज प्रॉब्लम से है। देखिए फ्रेंड्स, जिनको भी मैथ्स में दिक्कत है, चैप्टर वाइज अगर मैथ्स आपको पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशंस पे चैप्टर वाइज मैथ आपको अच्छे तरीके से, सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। आप जा करके वहाँ पे टाइप बाय टाइप पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है कि 5 वर्ष पहले बाली और गीता, तो एक बाली हो गई और एक गीता हो गई। और 5 वर्ष पहले की बात की तो मैं 5 वर्ष नीचे चला जाता हूँ। इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 होगा। तो हमने सबसे पहले बताया था कि दोनों को अंतर देखते हैं, अंतर बराबर करते हैं। इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, तो यानी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं यूनिट पे। तो 3 से लेकर के 6 यूनिट देखें तो कितना, 3 यूनिट होगा। 3 से लेकर के 6 में 3 यूनिट। अब यहाँ से कितना साल में कितना का अंतर हो रहा है, 5 साल पहले और 10 साल बाद, यानी टोटल कहेंगे 15 साल। 15 साल यानी 1 यूनिट बराबर कितना, 5 ईयर्स। 1 यूनिट बराबर 5 ईयर्स। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ये आपकी बाली और ये गीता की 5 वर्ष पहले की उम्र। देखिए 5 × 15 और 5 × 4 20। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, बताना है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा। देखिए अंतर आप 5 साल पहले करो या फिर 20 साल बाद करो, अंतर आपका हमेशा वही रहता है। लेकिन आप चेक कर लीजिए, अभी भी देखिए 5 साल का अंतर है, ये 5 वर्ष पहले का था। लेकिन हम क्या करेंगे, वर्तमान में करके के अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपका हो गया बाली और ये गीता, 5 वर्ष पहले का है। ठीक ना, 5 वर्ष हम बाद कर लेते ताकि प्रेजेंट में आ जाए। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये आपका 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये 20 और ये 25। तो यहाँ पर भी देखिए अंतर तो 5 ही होगा ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। चाहे आप 1 साल के अंतर गैप करो, यानी 5 वर्ष पहले का अंतर देखो, या फिर 50 साल बाद का अंतर देखो, दोनों का उम्र बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही का उम्र बढ़ रहा है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 5। इसके बाद अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की 3 अलग अलग गति से P से Q तक के समान दूरी तय करता है। इस दूरी को तय करने में आदमी द्वारा लिया गया कुल समय 45 मिनट है। तो बताइए P से लेकर के Q तक की कुल दूरी कितनी है, यानी डिस्टेंस वो समान दूरी तय करता है। तो समझिए यहाँ पे अच्छे से, यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर टोटल उसको T मान लेते हैं तो पहला T1 था, दूसरा T2 और तीसरा T3। समझिए क्यों कर रहा हूँ, तो टोटल उसको 45 लगा है ना, टोटल 45 लगा है। जब पहले अगर हम बात करें, पहली बार जब वो डी दूरी तय किया होगा, यानी कि डी दूरी जब तय किया होगा कितने की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरी बार क्या है, समान दूरी को कितने, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर से समान दूरी को कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बस यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। नीचे एलसीएम कितना होगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 कहेंगे, 10 छक्के 60 तो 6D ऊपर में, 12 25 60 5D और 15 चौका 60 यानी 4D बराबर में आपका 45 यहाँ पे ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 45 मिनट है तो हम मिनट को घंटा में कर लेते हैं। घंटा में करेंगे तो ये आपका नीचे भी 60 हो जाएगा, 60 से 60 खत्म, ऊपर में 45 बचा। और यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 5 15, 15D यानी कि D का मान हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, 15 तिया 45 3। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है कि P से Q तक की कुल दूरी, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर वो टोटल डिस्टेंस कर रहा था 3 बार में, 1 2 यानी D ये था, D ये था, D ये था, तो 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, तभी तो ये समान दूरी तय कर रहा था ना। तो गुना हम 3 कर लेंगे ताकि हमें टोटल डिस्टेंस निकल जाए, टोटल 9 किलोमीटर। ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं, 9 किलोमीटर, राइट। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है रेलगाड़ी वाला प्रश्न। तो डेफिनेटली पेपर में आएगा ही आएगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 400 मीटर लंबी रेल एक व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ट्रेन इधर जा रहा है तो व्यक्ति भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये इसकी स्पीड हमें नहीं पता है, x किलोमीटर पर घंटा नहीं जानते कितना है, लेकिन इसका पता है कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टू सेम इसी दिशा में जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब भी एक ही दिशा में जाते हैं तो वहाँ पे जो चाल होता है क्या होता है, अंतर हो जाता है। अब इस तरह से याद रखिएगा, जब दोनों इधर से जाएंगे एक दूसरे तरफ तो दोनों का मुंह एक तरफ हो रहा है, यानी कि जुड़ने की पोजीशन में तो यहाँ पे जुड़ सकता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न में कि रेल की गति बताना है, तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल।
तो दूरी बटे चाल, तो दूरी समय कितना है, समय टोटल कितना लग रहा है 30 सेकंड का, तो 30 मैंने रखा। दूरी कितना हो जाएगा, जो रेल की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होता है, यानी 400 मीटर की लंबाई ट्रेन है तो 400 हो गया। चाल क्या होगा, अंतर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा चाल अंतर होगा, तो x में से हम 4 किलोमीटर पर आवर को घटा देंगे। ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, तो इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन छेड़छाड़ करेंगे क्यों, क्योंकि ये आपका मीटर में दिया गया था, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना, तो 18 में नीचे करूंगा तो ये ऊपर में चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 5/18 ऊपर में 18 चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से कटाते हैं इसको, देखिए 6 से घटाएंगे तो 6 × 18, 6 × 25 जो कि 30, राइट। यहाँ पे 8 × 5 40 और 16 × 5 80, क्रॉस करेंगे तो x - 4 = 16 और x का मान कितना हो जाएगा 20। तब यहाँ पे ध्यान समझिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ देखिए गड़बड़ हो रहा है क्या, 16 × 48 होगा ना, सॉरी, x - 4 = 16 × 48 और यहाँ पे x बराबर 4 से जुड़ जाएगा तो 52, यानी ट्रेन की जो स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2485 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, ध्यान से समझिएगा, ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 है, ठीक है। सी और ए के हिस्से का अनुपात, अब यहाँ पे देखिए सी और ए के हिस्से का अनुपात कितना हो रहा है, 4:3। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है, ए यहाँ पे क्या है, इसका रेशियो 8 है, लेकिन यहाँ पे ए जो दिख रहा है उसका रेशियो 3 है, तो पहले तो इक्वल करना पड़ेगा ना। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम 8 से गुना कर लेते हैं, और यहाँ पे नीचे 3 था ए, तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो अब कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 5 तिहाई 15, और ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 तरीके 24, यानी ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो, ए तो हमारा 24 हो ही गया, बी हमारा कितना था, ए और बी का रेशियो था ना, तो ये आपका 15 हो गया, और सी कितना हो गया, सी हमने स्टार्टिंग में देखा 32 है, तो ये निकल गया तीनों का रेशियो। अब हम पैसे को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, कितना पैसा, 2485 रुपये। 2485 रुपये को किस में बांटना है, तो बी का हिस्सा बताना है, तो बी हम ऊपर रख लेते हैं, बी का हिस्सा, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देखिए 5 2 7 4 11, 3 1 4 2 6 और 1 7, ठीक है, यही तो होगा ना, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से, 5 4 9 2 11 और 3 2 5 1 6 7, ठीक है। अब इसको हम कटाते हैं, इसको अगर हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, 3 बार में बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पे 5 बार में, क्लियर, हाँ ठीक है। तो 35 × 15 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 75, बचेगा 7, और 15 तिया 45 और 7 45 और 7 आपका 52, यानी कि 525 राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, 525 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 525, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले आपको रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको पैसे को बांट दोगे। यहाँ पर ए अलग था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे ए अलग था 3 था, दोनों को हमने इक्वल किया, तब जाकर के ए बी सी का रेशियो निकला, तब पैसे को डिवाइड करेंगे। चलिए इसके बाद अगले सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एपीजीपी है, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, और मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, करीब 45 मिनट की वीडियो है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत पहले बताया था। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी में 25वां पद 15वें पद से 70 अधिक है। क्वेश्चन का मतलब है कि 25वां जो पद है वो 15वें पद से 70 अधिक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो 25वां पद कितना होगा, a + 24d, ठीक है ना, a + 24d, और 15वां पद a + 14d बराबर में 70, बराबर नहीं प्लस में 70, सॉरी प्लस में 70। अब ए से तो ए खत्म हो गया, इधर मैं ला देता हूँ, 24 में से 14 जाएगा तो कितना, 10d, 10d बराबर 70 है, तो d का मान 7। प्रश्न में यही पूछा जा रहा था, बताइए कि सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर, तो कितना है, 7 हो जाएगा। अगर यही से पूछा जाता कि बताइए कि प्रथम पद कितना होगा, तो आप किसी भी में रख करके नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बराबर में हमें नहीं दिया गया, 25वां पद कोई दिया रहता तब निकाल सकते थे। तो फिलहाल आपका राइट आंसर 7 होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि 5 अंकीय संख्या क्या क्या दिया गया, 9x
3y4 24 से डिविजिबल है, ठीक है, 24 से कटता है। तो बताइए कि x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा, x प्लस वाई का अधिकतम मान बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अधिकतम कह रहा है तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यू को पुट करेंगे वो अपने से सबसे ज़्यादा वाला पुट करेंगे। अब सबसे पहले ये समझिए कि 24 से कट रहा है तो ये किन किन संख्या से कट जाएगा। तो आप कहेंगे 6 और 24 से कट जाएगा, तो एक तो मतलब दोनों आपका एक ही हो जा रहा है सम संख्या। एक हम ऐसे करते हैं 3 गुने 8 कर लेते हैं, 3 गुने 8 करते हैं, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। 8 से कटने का रूल क्या है, 8 से कटने का रूल कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। तो चलो 8 से कटाते हैं, पहले 8 से कटाएंगे 3 4 वाई, 8 चौका 32, 32 हो गया, 2 बचा, ये तो काम खत्म। y के जगह पे हम कितना वैल्यू रखें, और यहाँ पे हमें अधिकतम रखना है जो कि 8 से कटे। तो आपको पता है कि 8 तरीके 24, 8 चौका 32, तो 32 तो हो नहीं सकता है, यानी कि 8 तरीके 24, यानी हमें यहाँ पे फिक्स है कि ये आपका 4 ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू तो हमें 4 निकल गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9x 3 4 4, y की वैल्यू 4 निकल गई, लेकिन x की वैल्यू क्या है, हमें अब 3 से घटाना है। 3 से घटाने का रूल क्या है कि सभी डिजिट को जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 का टेबल से कटना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें अधिकतम वैल्यू को पुट करना है। तो 4 4 8 3 11 और 9, 11 और 9 कितना हो गया 20। अब 20 हो गया तो x के मान कितना हम अधिकतम रख सकते हैं जो कि 3 से कटे, तो 20 है, और x का मान अधिकतम हम कितना रख सकते हैं कि जो ये आपका 3 से कटे अधिकतम, तो यानी आप कहेंगे 7, तभी तो, क्योंकि वैसे तो 4 रखेंगे तो भी 24 कट जाएगा 3 से, लेकिन हमें अधिकतम रखना है। अधिकतम में क्या रख सकते हैं, अब 9 रखेंगे तो कटेगा नहीं 29, 10 रख नहीं सकते क्योंकि एक ही डिजिट रखना है, 9 नहीं रखेंगे, 8 रखेंगे तो भी 28 कटेगा नहीं, यानी 7 रखेंगे। जब ये 27 बनेगा तो ये आसानी से 3 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान कितना है, x का मान 7, y का मान 4। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा क्या था, x प्लस वाई, तो x का मान हो गया 7 और y का मान 4, यानी 7 4 11 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 11 ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, एसएससी CHSL का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पहले नहीं पूछा था लेकिन अब हमेशा पूछा जाता है। तो जो एसएससी है वो आपका बिहार एसएससी भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल कम करके, क्योंकि वो ऑनलाइन TCS लेता है, ये आपका बिहार है, ऑफलाइन होगा। तो हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। मैथ्स के सवाल है, मैथ्स में हम लोग कुछ छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते, जो आपका है बस वही है, तो आप समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एवरेज से है, एवरेज से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन, तो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि भाई स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x है, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 43x, ठीक है, टोटल 43x। अब प्रश्न में क्या है कि 4 नए विद्यार्थियों के कक्षा में प्रवेश दिया जाता है जिनका वजन, तो चारों का वजन जोड़ लेते हैं कितना हो जाता है। देखिए 42, ठीक है, 42, 36.5, उसके बाद 39 है, और उसके बाद 42.5 है, ठीक है, 42.5 है। तो जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 और 5 10, 5 5 10 हो गया, 6 और 2 8, 1 9, 4 और 3 7, ये हो गया आपका 79, ठीक है, 79 यहाँ से हो जाता है, और बाकी के आप 3 को ऐड कर लीजिए क्योंकि पॉइंट था तो ये काम खत्म, और 39 + 42, तो ध्यान दीजिएगा 9 9 18 और 2 20, बचेगा 2, 4 और 3 7, 7 7 14 और 2 16, 160, ठीक है। 4 जो नए आते हैं उनका टोटल योग कितना होता है 160। अब ध्यान दीजिएगा, पहले से जो छात्र थे इतने लोग, उनका टोटल योग और साथ में 160 जो 4 नए आते हैं, यानी टोटल अगर हम औसत देखें तो कितना हो जाएगा x + 4, x + 4, और टोटल का औसत था कितना। अब कक्षा में छात्रों का औसत वजन जो हो जाता है वो 42.5 हो जाता है, 42.5 हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 43x + 160 प्लस इक्वल टू 42.5 इंटू x + 4, ये चीज़ समझिएगा। अब ध्यान देते हैं, इधर आते हैं, बस अब सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए 43x + 160 बराबर में 42.5x प्लस, अब वहाँ पे गुना करते हैं, तो 5 चौका 20,
4 दूने 8 और 2 10, 4 चौका 16 1 17, एक अंक के बाद पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ इसको मैं इधर लाता हूँ। 43x में से अगर मैं 42.5x को घटा दूँ बराबर में 170 में से 160 घट जाएगा। तो 43 यहाँ पे देखिए 0.5x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10, पॉइंट हटा करके यहाँ पे एक और 0 कर देंगे। x का मान कितना हो जाएगा 20 25 100। यानी स्टार्टिंग में जो छात्र थे कितने थे, 20 छात्र थे। शुरुआत में छात्रों की संख्या पूछी जा रही है, तो शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी, 20 थी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक छात्र को 1 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए एक 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। उसने 108 प्रश्न सही किए, उसका नेट स्कोर 0 रहा। अरे भाई किस तरह से सॉल्व किया यार। देखो मानते हैं कि टोटल 108 उसने अटेम्प्ट लिए हैं, 108 इसमें से कुछ सही हुए होंगे यानी कुछ सही है और कुछ गलत हुए होंगे, तो 108 में से x गलत है। जब वो सही कर रहा है तो उसको 1 अंक मिलता है, ठीक है, जब वो सही कर रहा है 1 अंक मिलता है। लेकिन जब वो गलत करता है तो उसको 100 यानी जो जितने भी उसने गलती की उसके लिए 1/3 काट लिया जाता है। तो उसका स्कोर क्या बनता है, उसका स्कोर भाई 0 बनता है, नेट 0 बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसका स्कोर 0 रहा। तो हम क्या करते हैं, माइनस जो उसको उधर भेज देते हैं, माइनस में उस राइट साइड में भेजेंगे तो बराबर में आपका माइनस जो है प्लस में हो जाएगा। 108 माइनस x इंटू 1/3, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3x इधर, 108 माइनस x हो जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा 4x बराबर 108, यानी 27 चौका 108, 27 ये हो गया x। सही उसने किया था 27, सही उसने किया था 27, लेकिन क्वेश्चंस पे पूछा है कि बताइए कि कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। तो 27 चौका 128, तो 27 तिया कितना होगा, 27 तिया 81, यानी 81 प्रश्नों को उसने गलती किया। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ करके चला जाता, पढ़ करके चला जाता। तो 81 प्रश्नों को उसने गलती किया था। ऑप्शन बी पे हम जा सकते हैं, यही हमारा प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 10 क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। तब तक आप एंजॉय करिए, छठ पूजा में एंजॉय करिए और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।